हेलो एवरीवन, माय नेम इज यामिनी ठुकराल एंड आई वेलकम यू टू अड्डा 24/7 स्कूल। तो बच्चों, चैप्टर 18 बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन से हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग जो है फॉलोइंग सब टॉपिक्स पढ़ेंगे। सो द फर्स्ट सब टॉपिक इज ब्लड एंड लिम्फ, second is circulatory pathway, third is double circulation, fourth is regulation of the cardiac activity and the disorders of the circulatory system, and lastly we'll go through the NCERT questions. So हम इन सब टॉपिक्स के अंदर जो जो देखेंगे, मैं एक ब्रीफ बता देती हूँ कि हम इस चैप्टर के अंदर क्या देखने वाले हैं। बेसिकली बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, इट डील्स विद द ब्लड एंड द हार्ट। हार्ट कैसे ब्लड को पंप करता है ऑल ओवर द बॉडी, जो है हमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करता है, और कैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कन्वर्ट करता है इनटू ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये सारे के सारे जो प्रोसेसेस हैं, ब्लड का कॉम्पोजिशन, लिम्फ का कॉम्पोजिशन, और कैसे जो है हमारा हार्ट पंप करता है, उसके बाद में उसकी रेगुलेशन कैसे होती है कार्डियक एक्टिविटी की, और उससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, हम इस चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम लोग जो है ब्लड और लिम्फ वाला फर्स्ट सब टॉपिक देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बॉडी फ्लूइड्स क्या होते हैं? बॉडी फ्लूइड्स आर द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड अदर इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस इन द बॉडी। बॉडी फ्लूइड्स बेसिकली दे सर्व एज द मीडियम, दे आर द मीडियम फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन और बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस होते हैं बॉडी के, उन सब के लिए। सो इट इज एसेंशियल टू हैव एफिशिएंट मैकेनिज्म्स फॉर द मूवमेंट ऑफ दीज सब्सटेंसेस टू द सेल्स एंड फ्रॉम द सेल्स। Different groups of animals, they have evolved different methods for this transport. तो जब हम बॉडी फ्लूइड्स की बात करते हैं तो बेसिकली ये क्या करते हैं, दे सर्व एज अ मीडियम। हमें कोई ना कोई मीडियम चाहिए होते हैं फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सब्सटेंसेस। तो बॉडी फ्लूइड्स दे सर्व एज अ मीडियम फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सब्सटेंसेस। एक जगह से दूसरी जगह पे जब सब्सटेंसेस को लेके जाना है तो उसके लिए जो बॉडी फ्लूइड्स हैं वो काम करते हैं। अब बॉडी फ्लूइड्स को होना क्यों जरूरी है? क्योंकि वो जो एफिशिएंट मैकेनिज्म्स होते हैं बॉडी के अंदर इन सब्सटेंसेस को कैरी करने के लिए, वो एफिशिएंट मैकेनिज्म्स को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए इन्हीं बॉडी फ्लूइड्स की जरूरत पड़ती है। तो बॉडी फ्लूइड्स बेसिकली दो पार्ट्स में होते हैं, एक तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, एक इंट्रासेलुलर फ्लूइड। जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है दैट इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू, दैट इज प्लाज्मा एंड द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो हमारे बॉडी फ्लूइड्स कहाँ कहाँ पे मौजूद होते हैं? एक तो एक्स्ट्रा सेलुलर में और एक इंट्रासेल में। तो जब हम एक्स्ट्रा सेलुलर की बात करते हैं तो उसके अंदर हमारा आता है प्लाज्मा एंड द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ओके, सो अब हमें ये पता चल गया कि बॉडी फ्लूइड्स क्या करते हैं, दे आर द मीडियम ऑफ द ट्रांसपोर्ट। जैसे हम यहाँ से कहीं और जाते हैं, कोई XYZ जगह जाते हैं, तो वहां पे जाने के लिए हमें कोई ना कोई ट्रांसपोर्टेशन चाहिए होती है, चाहे बस हो, ट्रेन हो, प्राइवेट व्हीकल हो, हम उसके थ्रू जाते हैं। तो हमारा मीडियम कौन होता है? वो व्हीकल जिसको हम लोग लेके जा रहे हैं। वैसे ही जो सब्सटेंसेस इधर से उधर जाते हैं बॉडी के अंदर, उनको भी कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है। वो मीडियम का काम हमारा कौन करता है? ब्लड करता है। ठीक है, तो कुछ डिफरेंट मैकेनिज्म्स होते हैं जिसके थ्रू ये जो है ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल हो पाती है। सो बॉडी फ्लूइड्स कितने टाइप के होते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड इंटरस्टेलर फ्लूइड। उसके बाद में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इज फर्दर डिविजिबल इनटू प्लाज्मा एंड द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। So the simple organisms like the sponges and the coelentrates, they circulate water from their surroundings through their body cavities to facilitate the cells to exchange these substances. जो हमारे organisms होते हैं दूसरे, जैसे कि sponges हो गए, coelentrates हो गए, वो क्या करते हैं? वो बाहर का वाटर लेके उसको सर्कुलेट करते हैं इन देयर बॉडी कैविटी, जिससे कि ये एक्सचेंज हो पाए, ट्रांसफर होके ये एक्सचेंज हो पाए सब्सटेंसेस का। So more complex organism, they use special fluids with their bodies to transport such material। जैसे कि हम लोग जो है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, और हम लोग क्या यूज करते हैं? हम लोग ब्लड और लिम्फ का इस्तेमाल करते हैं, लिम्फ का भी इस्तेमाल करते हैं। सो जितने ज्यादा सिंपल ऑर्गेनिजम्स होंगे उनके सिंपल मैकेनिज्म्स होंगे। ये तो अंडरस्टूड होता है कि जो भी नीचे वाला जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनका बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म होता है। जैसे कि मैंने स्पंज और सीलेंट्रेट का बताया, ये बाहर से वाटर लेके उसे सर्कुलेट करते हैं बॉडी कैविटीज में, जिससे कि ये जो है फैसिलिटेट हो पाए सेल्स का एक्सचेंज। जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि हम लोग ब्लड का सहारा लेते हैं, लिम्फ का सहारा लेते हैं, फिर कोई और फ्लूइड होगा उसका सहारा लेंगे टू ट्रांसपोर्ट सच मटेरियल्स। देन ब्लड इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड बाय मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिज्म। जब हम ब्लड की बात करते हैं तो इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड, ब्लड इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड
बॉडी फ्लूइड बाय दी हायर ऑर्गेनिजम्स। हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर बहुत कॉमनली जो है यही यूज होता है। इट इंक्लूड्स ह्यूमंस फॉर दिस पर्पस। अनदर बॉडी फ्लूइड कॉल्ड द लिम्फ, इट आल्सो हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस। जैसे कि मैंने बताया हमारे मीडियम ये दो ही हैं, ब्लड और लिम्फ। और ब्लड जो है मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिजम्स में ब्लड ही मौजूद होता है जो इस ट्रांसपोर्टेशन को फैसिलिटेट करता है, जो इस ट्रांसपोर्टेशन को फैसिलिटेट करता है। और हमारे अंदर तो ब्लड और लिम्फ दोनों के दोनों हैं। देन स्टार्टिंग ऑफ विद द ब्लड, अगर अभी हम लोग लिम्फ को बाद में देखें, पहले हम लोग ब्लड को देखेंगे। तो ब्लड क्या है? इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू। जब हमने टिश्यूज पढ़े थे तो हमने देखा था कि इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज इट कनेक्ट्स वेरियस ऑर्गन्स विद मसल्स, बोन्स विद मसल्स, मतलब बहुत सारी चीजों को ये आपस में कनेक्ट करता है। दैट्स व्हाई वी नो we give the name as the connective tissue. So blood is a special connective tissue which consists of a fluid matrix, plasma and formed elements. So the tissue consists of fluid matrix, plasma and formed elements. So it forms about 30 to 35% of the extracellular fluid. जब हम intracellular fluid और extracellular fluid के अंदर हमने देखा था कि body fluids divided होते हैं, तो 30 to 35% extracellular fluid का यही blood बनाता है। क्या बनाता है? यही blood बनाता है। और ये slightly alkaline होता है और इसका pH कितना होता है? 7.4। कितना pH होता है? 7.4। मतलब अराउंड न्यूट्रल ही होता है, थोड़ा सा अल्कलाइन होता है ना, स्लाइटली अल्कलाइन। सो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का 30 to 35% जो होता है यही लेता है, विच इज क्वाइट अ गुड अमाउंट, है ना। 30 to 35% यही बनाता है। और इसके अंदर क्या होता है? मैट्रिक्स होता है, प्लाज्मा होता है और फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। ये सारे के सारे हम एक एक करके देखने वाले हैं कि ये होते क्या है, कि मैट्रिक्स, प्लाज्मा, फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ये सारे क्या होते हैं। जैसे कि आप इसके अंदर ब्लड का डिविजन देख सकते हैं, इट इज कंपोज्ड ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट्स एंड प्लाज्मा, है ना। फॉर्म्ड एलिमेंट्स और प्लाज्मा का होता है। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में अंदर क्या क्या आते हैं? इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। और प्लाज्मा के अंदर वाटर, प्रोटीन्स एंड मिनरल आयंस। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि बेसिक कॉम्पोजिशन क्या रहता है। फॉर्म्ड एलिमेंट्स के अंदर क्या होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। इरिथ्रोसाइट्स आर आल्सो नोन एज आरबीसी, ल्यूकोसाइट्स आर आल्सो नोन एज डब्ल्यूबीसीज एंड थ्रोम्बोसाइट्स आर ऑल्सो नोन एज प्लेटलेट्स। तो ये तीन ही होते हैं हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स में जो सेल्स में होते हैं। और प्लाज्मा के अंदर क्या क्या होता है? वाटर, प्रोटीन एंड मिनरल आयंस। So starting off with plasma. Plasma क्या होता है? It is a straw-colored viscous fluid. It constitutes nearly 55% of the blood. जब हम प्लाज्मा की बात करते हैं, it is straw-colored. It is straw-colored viscous fluid and constitutes 55% of the blood. मतलब more than half of the blood में हमारा प्लाज्मा ही होता है। क्यों? क्योंकि ये उसका liquid portion होता है। ये उसका liquid portion होता है। तो ये तो obviously ज्यादा होगा, है ना। ये ऑब्वियसली ही ज्यादा होगा क्योंकि ये जो है उसका लिक्विड पोर्शन फॉर्म कर रहा है। सो प्लाज्मा इट इज अ स्ट्रॉ कलर्ड, थिक होता है थोड़ा सा फ्लूइड, और 55% ऑफ द ब्लड जो है यही कॉन्स्टिट्यूट करता है। 90 to 92% ऑफ प्लाज्मा इट इज वाटर एंड प्रोटीन्स जो इसके अंदर होते हैं कितने होते हैं? 6 to 8%। 6 to 8% इसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं जो कि हमारे क्या होते हैं? फाइब्रिनोजिन, ग्लोब्यूलिन एंड एल्ब्यूमिन। जब हम प्रोटीन्स की बात करते हैं प्लाज्मा के अंदर तो कौन कौन से होते हैं? फाइब्रिनोजिन, ग्लोब्यूलिन एंड एल्ब्यूमिन। ठीक है, सो फाइब्रिनोजिन्स दे आर नीडेड फॉर क्लॉटिंग और कोएगुलेशन ऑफ द ब्लड। जब हम फाइब्रिनोजिन की बात करें, दे आर नीडेड फॉर द क्लॉटिंग। क्लॉटिंग मतलब जब एक कट लगा हमको, उसमें से खून निकल रहा है ना। कट लगने के बाद उसके अंदर से खून निकल रहा है, तो क्या हुआ? वो खून थोड़ी देर बाद अपने आप बंद हो जाता है। अपने आप बंद हो जाता है क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर्स हो रहे हैं। क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है उस ब्लड को क्लॉट कर देते हैं। तो ऐसा क्यों नहीं होता कि ब्लड जो है बहता रहता है? क्योंकि ये बॉडी को पता है कि अगर ब्लड एक पॉइंट से ज्यादा बहता रहेगा तो बॉडी के अंदर वीकनेस आ जाएगी, है ना। तो उसके लिए बॉडी के अंदर अपने प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लॉटिंग फैक्टर्स। और फाइब्रिनोजिन उसी में एड करता है क्लॉटिंग में और कोएगुलेशन ऑफ ब्लड में। ग्लोबुलिन्स किस में इन्वॉल्व होते हैं? दे आर इन्वॉल्व इन द डिफेंस मैकेनिज्म एंड द एल्ब्यूमिन जो है वो ऑस्मोटिक बैलेंस करने में हेल्प करते हैं। सो हमें पता चल गया फाइब्रिनोजिन का क्या रोल प्ले है? क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड, ग्लोबुलिन डिफेंस एंड हमारा जो एल्ब्यूमिन है वो ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करता है।
So then the plasma also contains small amounts of minerals like Na+, Ca++, Mg++, HCO3-, Cl- and etc. कौन कौन से मिनरल्स होते हैं? सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड आयंस, ये सारे के सारे जो है स्मॉल अमाउंट के अंदर हमारे प्लाज्मा के अंदर होते हैं. ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, लिपिड्स एक्सेट्रा, दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा एज देयर आर ऑलवेज इन ट्रांजिट इन द बॉडी. ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, लिपिड्स भी जो है हमारे प्लाज्मा के अंदर मौजूद होते हैं बिकॉज वो हमेशा ट्रांजिट में रहते हैं बॉडी के अंदर, क्योंकि ये हमारी कंटिन्यूअस रिक्वायरमेंट्स होती हैं. ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, लिपिड्स वगैरह की कंटिन्यूअस रिक्वायरमेंट होती है. क्यों? क्योंकि दीज आर दी बायो मॉलिक्यूल्स और हमारी बॉडी को इनकी जरूरत होती है, हमारे सेल्स को इनकी जरूरत होती है टू परफॉर्म द फंक्शंस एफिशिएंटली. So the factors for coagulation or the clotting of blood, they are also present in the plasma and in an active form. जो coagulation factors जो मैं आपको बता रही थी जैसे कि फाइब्रिनोजन है, ये सारे के सारे जो है इनएक्टिव फॉर्म में मौजूद होते हैं. वो सारे के सारे इनएक्टिव फॉर्म में मौजूद होते हैं. जब टाइम आता है तब ये एक्टिवेट हो जाते हैं. प्लाज्मा विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर इट इज नोन एज सीरम. प्लाज्मा, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं? प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर इज इक्वल टू सिरम. क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं? तो कोई भी सिरम की डेफिनेशन पूछे तो क्या होगा? प्लाज्मा विच इज डिवॉइड ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर इट इज नोन एज सिरम. क्लियर? यहां तक क्लियर है? प्लाज्मा के अंदर हमें अपार्ट फ्रॉम दी फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन एंड एल्ब्यूमिन हमें जो है मिनरल आयंस मिलते हैं. उसके बाद में हमें ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, लिपिड्स भी मिलते हैं. और जो फैक्टर्स ऑफ कोआगुलेशन है हमारे प्लाज्मा के अंदर वो हमेशा इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. और बिना क्लॉटिंग फैक्टर्स के प्लाज्मा को हम लोग क्या बोलते हैं? सिरम बोलते हैं. नेक्स्ट हमारा आता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स. जब हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स की बात करते हैं तो इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड द फॉर्म एलिमेंट्स. इरिथ्रोसाइट्स क्या होते हैं? हमारे आरबीसीज. ल्यूकोसाइट्स होते हैं हमारे डब्ल्यूबीसीज. और प्लेटलेट्स क्या होते हैं? हमारे प्लेटलेट्स ही होते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स. प्लेटलेट्स आदि थ्रोम्बोसाइट्स. क्योंकि ये किसी भी नाम से आ सकते हैं इसलिए मैं बार बार ये रिपीट कर रही हूं, इससे कि आपको याद रहेगा कि इनको क्या बोला जाता है. ठीक है? सो इरिथ्रोसाइट्स दे आर द मोस्ट अबेंडेंट in the human body. The total blood count of RBCs is 5 to 5.5 million, which is slightly lesser in females due to menstruation. menstruation में बहुत ज़्यादा हमारा excessive में blood loss होता है, इसलिए हमारे जो number of RBCs है थोड़े से कम होते हैं मेल से. अगर मेल्स के 5.5 मिलियन है ना, तो हमारे होंगे अराउंड 4 to 4.5 मिलियन. ठीक है? इतना थोड़ा डिफरेंस रहता है, ये मेल ये फीमेल. ठीक है? सो इट इज फॉर्म्ड इन द बोन मैरो. कहां पे बनते हैं हमारे रेड ब्लड सेल्स? बोन मैरो के अंदर बनते हैं. न्यूक्लियस इट इज एब्सेंट इन मैमिलियन आरबीसीज हैविंग बाइकॉन्केव शेप. आरबीसीज की बाइकॉन्केव शेप होती है और उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, क्योंकि हमें जो है ज्यादा सरफेस चाहिए होता है फॉर द कैरिंग ऑफ द ऑक्सीजन. तो उसी वजह से बाइकॉन्केव शेप की होती है और उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होती है. तो ए न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर इज मतलब आरबीसी इट इज एन ए न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर. So erythrocytes or the RBCs, red blood cells, they are the most abundant. Red blood cells, RBCs, they are the most abundant in the human body. The total blood count of the RBC it is 5 to 5.5 million, which is slightly less in females. कहाँ पे बनता है? बोन मैरो के अंदर. बाइकॉन्केव शेप होता है और ए न्यूक्लिएट होता है. So they have a red colored iron containing complex protein known as the hemoglobin. अब RBCs को RBCs क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो रेड कलर के होते हैं ना. रेड ब्लड सेल्स हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो रेड ही कलर के होते हैं. अब वो रेड कलर कैसे आता है? By the iron containing complex protein known as the hemoglobin. आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन जो कि हीमोग्लोबिन मौजूद होता है हमारा आरबीसीज के अंदर, वो उसे रेड कलर इम्पार्ट करता है. तो इसलिए जो है इन कलर के हिसाब से जो है उस सेल्स का नाम है red blood cells. So a healthy individual it has 12 to 16 grams of hemoglobin. एक healthy individual के अंदर कितने hemoglobin होता है? 12 to 16 grams in every 100 ml of blood. 100 ml of blood के अंदर approximately 12 से 16 ग्राम of hemoglobin रहेगा, तो बहुत अच्छा अमाउंट है और रेड कलर जो है वो इसे इम्पार्ट कर देता है.
So these molecules, they play a significant role in transport of the respiratory gases. RBCs, they have an average lifespan of 120 days. जब हम RBCs के lifespan की बात करते हैं तो that is 120 days, after which they are destroyed in the spleen. और spleen को हम लोग क्या बोल सकते हैं? Graveyard of the RBCs. जो भी RBCs उनका लास्ट टाइम चल रहा होता है वो सीधा स्प्लीन में जाके ही मरते हैं, तो इसलिए स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसीज बोला जाता है. तो 120 डेज में वो जो है पहले बनते हैं, देन उसके बाद में ग्रो करते हैं, देन उसके बाद में सेनेसेंस की तरफ जाते हैं. तो 120 डेज का उनका लाइफ स्पैन रहता है. हमें पता चल गया आरबीसीज को आरबीसीज क्यों बोला जाता है, क्योंकि उनके अंदर रेड कलर की आयरन कंटेनिंग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है जो कि होता है हमारा हीमोग्लोबिन. और 100 ग्राम खून के अंदर अप्रोक्सीमेटली 100 ml ब्लड के अंदर 12 to 16 ग्राम कितना होगा? हमारा हीमोग्लोबिन होगा. देन हमारे आते हैं WBCs या फिर ल्यूकोसाइट्स जो कि कलरलेस होते हैं. तभी इन लोगों को इन एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इन एलिमेंट्स को हम लोग व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं, बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ द हीमोग्लोबिन. सो कितने होते हैं? 6000 to 8000 WBCs. इट इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ ब्लड. ठीक है, इन ईच ml ऑफ द ब्लड. 1 ml के अंदर कितने होते हैं? 1 ml के अंदर अराउंड 6000 to 8000 होते हैं. 1 ml के अंदर 6000 to 8000 WBCs होते हैं. WBCs क्यों बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स? क्योंकि दे आर कलरलेस. इनके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होता, एब्सेंस ऑफ हीमोग्लोबिन. सो द ल्यूकोसाइट्स दे आर जनरली शॉर्ट लिव्ड. जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं दे आर शॉर्ट लिव्ड. द टू मेन कैटेगरीज ऑफ WBCs आर ग्रैनुलोसाइट्स एंड ए ग्रैनुलोसाइट्स. जब हम WBCs की कैटेगरीज की बात करते हैं तो WBCs दे कैन बी डिवाइडेड इनटू ग्रैनुलोसाइट्स एंड ए ग्रैनुलोसाइट्स. ठीक है. सो द न्यूट्रोफिल्स, इयोसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रैनुलोसाइट्स, जबकि लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स क्या होते हैं? हमारे ए ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं. ग्रैनुलोसाइट्स में कौन कौन से आते हैं? न्यूट्रोफिल्स, इयोसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स. और ए ग्रैनुलोसाइट्स के अंदर लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स. ल्यूकोसाइट्स दे आर शॉर्ट लिव्ड, जैसे कि हमारे आरबीसीज हैं, इरिथ्रोसाइट्स दे आर हैव अ लाइफ स्पैन ऑफ 120 डेज. वैसे ही ये जो होते हैं थोड़े शॉर्ट लिव्ड होते हैं, ये इतना नहीं जीते हैं. Neutrophils, they are the most abundant cells of the total WBCs. जब हम neutrophils की बात करें, so they are the most abundant cells of the total WBCs. मतलब 60 to 65% जो है यही constitute करते हैं WBCs को, है ना. और जो बेसोफिल है वो लीस्ट होते हैं 0.5 to 1%. तो न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा है और बेसोफिल सबसे कम है. ठीक है. सो न्यूट्रोफिल्स एंड दी मोनोसाइट्स दे आर 6 to 8% एंड दे आर दी phagocytic cells which destroy the foreign organisms entering the body. foreign organisms को क्या करते हैं ये लोग? मार के भगा देते हैं. phagocytosis करते हैं. क्या करते हैं? phagocytosis मतलब जैसे फॉरेन ऑर्गेनिज्म आया उसको एनगल्फ करके उसको थ्रो आउट कर देते हैं बॉडी से बाहर. तो ये हमारा क्या होता है? प्रोसेस फैगोसाइटोसिस का, कि उसे पकड़ो और उसे पकड़ के फेंक दो. तो न्यूट्रोफिल्स मोस्ट अबंडेंट होते हैं 60 to 65%. बेसोफिल सबसे कम होते हैं 0.5 से 1%. उसके बाद में जो हमारा मोनोसाइट है उनके जो होते हैं फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं जो कि फॉरेन ऑर्गेनिजम्स को एंटर नहीं करने देते बॉडी के अंदर. Basophils, they secrete histamine, serotonin, heparin, and they are involved in the inflammatory reactions. जब हम basophils की बात करते हैं तो they are involved in the inflammatory reactions. जैसे कोई inflammation होती है तो वहाँ साइट पे जो है histamine, serotonin, heparin जो है secrete होता है, वो कौन secrete करता है? हमारे basophils करते हैं. eosinophils क्या करते हैं? eosinophils 2 से 3% प्रेजेंट होते हैं and they resist the infections. infections को resist करते हैं और allergic responses के साथ भी ये एसोसिएटेड होते हैं. तो हमें पता चल गया बेसोफिल्स क्या करते हैं. बेसोफिल्स बेसिकली दे सिक्रीट हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपारिन एक्सेट्रा and they're involved in the inflammatory reaction. Eosinophils on the other hand, they constitute 2 to 3% and they resist the infections and they are associated with the allergic reaction. Eosinophils जो है allergic reactions के साथ associated होते हैं. Then lymphocytes, they are of two types, B and T lymphocytes. T lymphocytes are responsible for the immune responses of the body. अब B lymphocytes क्या करते हैं?
जब हम बी और टी लिम्फोसाइट्स की बात करें तो बी और टी, तो ये बनते कहां पे हैं? बेसिकली दे बोथ आर मेड इन बोन मैरो। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन हमारा बोन मैरो होता है जिसके अंदर जो है हमारे लिम्फोसाइट्स बनते हैं। तो बी फॉर बी लिम्फोसाइट, बी फॉर बोन मैरो। टी लिम्फोसाइट भी बोन मैरो के अंदर बनते हैं, बट थोड़े से बड़े होने के बाद वो कहाँ मूव कर जाते हैं? थाइमस में। थाइमस में मूव कर जाता है। थाइमस भी हमारा प्राइमरी ही है, बोन मैरो भी प्राइमरी ही है। तो टी फॉर टी लिम्फोसाइट, टी फॉर थाइमस। बनते दोनों बी और टी हमारे बोन मैरो के अंदर ही है, बट थाइमस थोड़ा सा बड़ा होने के बाद, सॉरी, टी लिम्फोसाइट थोड़ा सा बड़ा होने के बाद थाइमस के अंदर चले जाता है। ठीक है। सो द न्यूट्रोफिल, इसका लाइफ स्पैन कितना होता है हमारा? 7 आवर्स का होता है, और ये किसमें काम करता है? इम्यून डिफेंस के अंदर। इयोसिनोफिल का कितना होता है लाइफ स्पैन? 8 to 12 डेज होता है, और ये डिफेंस अगेंस्ट द पैरासाइट्स, इम्यून सिस्टम के अंदर हेल्प करता है डिफेंस के लिए, है ना। देन बेसोफिल आता है, फ्यू आवर्स टू फ्यू डेज इसका लाइफ स्पैन होता है। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स के अंदर क्या सिक्रिएट करता है? हिस्टामाइन, है ना, हेपारिन। देन मोनोसाइट का कितना लाइफ स्पैन होता है? अप्रोक्सीमेटली 3 डेज, और ये इम्यून सर्विलेंस करता है, इम्यून सिस्टम की सर्विलेंस कर रहा होता है। देन आते हैं हमारे बी लिम्फोसाइट जो कि मेमोरी सेल्स होते हैं, और दे मे लिव फॉर दी ईयर्स एंड दे आर इन्वॉल्व इन दी एंटीबॉडी प्रोडक्शन। जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है वो किससे प्रोड्यूस होती है? हमारी बी लिम्फोसाइट से। टी लिम्फोसाइट्स डायरेक्टली एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं करते, पर वो मदद करते हैं बी लिम्फोसाइट्स की कि वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करें। लास्ट है हमारा टी लिम्फोसाइट, दे आर दी मेमोरी सेल्स एंड दे मे लिव फॉर ईयर्स। दे प्रोवाइड सेल्यूलर इम्यून रिस्पॉन्स, दे प्रोवाइड दी सेल्यूलर इम्यून रिस्पॉन्स। तो ये सारे के सारे जो है हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स के अंदर ल्यूकोसाइट्स के टाइप है, WBCs के टाइप है ना। तो ये सबका जो है लाइफ स्पैन दिया हुआ है। आप देख सकते हो कि आरबीसीज का लाइफ स्पैन इज मच ग्रेटर देन देम। आरबीसीज का लाइफ स्पैन कितना था? 120 डेज, विच इज मच ग्रेटर देन दीज फॉर्म एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन द ल्यूकोसाइट। देन इसके बाद में लास्ट हमारे आते हैं प्लेटलेट्स, जिनको हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। दीज आर दी सेल फ्रेगमेंट्स विच आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दी मेगा कैरियोसाइट्स। मेगा कैरियोसाइट से ये सेल फ्रेगमेंट्स जो है प्रोड्यूस होते हैं, विच आर दी स्पेशल सेल्स इन द बोन मैरो। सो द ब्लड इट नॉर्मली कंटेन्स 1,50,000 to 3,50,000 प्लेटलेट्स। 1,50,000 to 3,50,000 प्लेटलेट्स, है ना, पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड। पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड कितना? 1.5 लाख से 3.5 लाख जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं पर क्यूबिक mm ऑफ द ब्लड। एंड द प्लेटलेट्स दे कैन रिलीज अ वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस, मोस्ट ऑफ विच आर इन्वॉल्व्ड इन द कोएगुलेशन। बेसिकली प्लेटलेट्स का क्या काम होता है? बेसिकली थ्रोम्बोसाइट्स या फिर प्लेटलेट्स का काम होता है ब्लड क्लॉटिंग का। किसका? ब्लड क्लॉटिंग का, है ना, ब्लड क्लॉटिंग का काम होता है। तो ये कोएगुलेशन ऑफ ब्लड में हेल्प करते हैं, ये कोएगुलेशन ऑफ ब्लड में हेल्प करते हैं। सो द रिडक्शन इन देयर नंबर इट कैन लीड टू क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स। क्या होते हैं हमारे क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स? अगर हम एग्जांपल ले तो हीमोफीलिया। हीमोफीलिया के अंदर क्या होता है कि अगर एक स्लाइट कट भी लगता है तो इसमें इतनी एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है कि बॉडी के अंदर बहुत ही ज्यादा वीकनेस आ जाती है। तो अगर इनका रिडक्शन हो जाए, प्लेटलेट्स का नंबर जो है रिड्यूस हो जाए ब्लड के अंदर, तो क्या होता है? क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि हमारा हीमोफीलिया। इसके अंदर क्या होता है कि ब्लड क्लॉट नहीं होता, अगर हल्का सा भी कट लग जाए तो बहुत एक्सेस में ब्लीडिंग होती है ना। तो हमें पता चल गया कि प्लेटलेट्स कितने मौजूद होते हैं? 1.5 लाख से 3.5 लाख पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड। दे आर इन्वॉल्व्ड इन द कोएगुलेशन और द ब्लड क्लॉटिंग। सो द ब्लड ग्रुप्स आते हैं हम इसके बाद में। जैसे हमने तीनों के तीनों फॉर्म्ड एलिमेंट्स देख लिए, क्या थे हमारे? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। इसके बाद में हमारा आता है अब ब्लड ग्रुपिंग। ब्लड ग्रुपिंग जैसे कि हम बोलते हैं किसी का ब्लड ग्रुप है ए, किसी का बोलते हैं बी, किसी का बोलते हैं ए बी है, किसी का बोलते हैं ओ है। तो ये 4 तरीके के ब्लड ग्रुप्स आते हैं, है ना, 4 तरीके के ब्लड ग्रुप्स आते हैं। तो कौन कौन से ब्लड ग्रुप्स होते हैं, क्या क्या ब्लड ग्रुपिंग होती है? कई बार इसके आगे पे पॉजिटिव होता है, कई बार ओ नेगेटिव होता है, कई बार ओ पॉजिटिव होता है। नेगेटिव पॉजिटिव भी क्यों आता है? कभी सोचा है किसी ने कि ये नेगेटिव और पॉजिटिव क्यों आता है? चलो ब्लड ग्रुप तक ठीक है, हम बोलते हैं किसी का ए है, किसी का ए बी है, किसी का ओ है, पर उसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव का क्या चक्कर है? तो चलिए देखते हैं कि क्या है हमारा पॉजिटिव नेगेटिव का चक्कर। So the blood of the human beings it differ in certain aspects। जब हम ब्लड की बात करें so it is different in certain aspects।
दो इट अपीयर्स टू बी सिमिलर। अब सबका अगर हम ब्लड देखें तो होता तो रेड कलर का ही है ना, सबका अगर हम लोग ब्लड देखें तो वो होता रेड कलर का है, बट वो जो है कुछ कंडीशन के अंदर, कुछ एस्पेक्ट्स के अंदर डिफरेंट होता है, पर वो दिखता बिल्कुल सिमिलर है। दिखने में तो सबका ब्लड रेड है और सबका बिल्कुल सिमिलर दिखेगा, पर कुछ कुछ एस्पेक्ट्स के अंदर वो डिफरेंट होता है। सो वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ब्लड हैज बीन डन। इसी बेसिस पे बहुत सारी ग्रुपिंग्स की गई हैं। जो दो ऐसी ग्रुपिंग है जो कि मोस्ट कॉमनली यूज होती हैं, वो होती है हमारी ABO एंड RH। ABO ब्लड ग्रुपिंग एंड RH विच आर वाइडली यूज्ड इन द वर्ल्ड। एक MN ब्लड ग्रुपिंग भी होती है, इसके अलावा में एक MN ब्लड ग्रुपिंग भी होती है, पर हम लोग जो मोस्ट वाइडली यूज्ड है वही पढ़ेंगे, ABO एंड RH ब्लड ग्रुपिंग। So the ABO blood grouping, it is based on the presence or absence of two surface antigens, antigen A और antigen B। अगर ब्लड ग्रुप A है तो एंटीजन कौन सा प्रेजेंट होगा ब्लड में? A एंटीजन, और उसके अलावा उसकी एंटीबॉडीज कौन सी मौजूद होंगी? अगर A एंटीजन है उसकी ऑपोजिट एंटीबॉडीज होंगी तो एंटी B। तो जीनोटाइप क्या क्या हो सकते हैं ब्लड के? AB हो सकते हैं, ये भी हमारा A है, और AOB। बच्चों जो O वाला है ना हमारा, वो उसका जीनोटाइप ये है, तो ये क्या है? ये रिसेसिव है। ये रिसेसिव ब्लड ग्रुप है, जो कि क्या होता है कि O हमारा अगर होमोजाइगस कंडीशन में होगा, जैसे I स्मॉल आई हम इसके जीनोटाइप को डिनोट करते हैं, अगर वो होमोजाइगस में होगा तो ही बंदे का जो ब्लड ग्रुप है वो O होगा। नहीं तो अगर वो A के साथ प्रेजेंट है तो A हो जाएगा, अगर B के साथ प्रेजेंट है तो B हो जाएगा। ठीक है, तो O जो हमारा ब्लड ग्रुप है, इट इज प्रेजेंट, इट इज रिसेसिव, वो रिसेसिव है, और जब वो होमोजाइगस कंडीशन के अंदर आता है तो ही वो O ब्लड ग्रुप कहलाया जाता है, वरना जो भी उसके आगे ब्लड ग्रुप होगा वो उसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा। तो ABO ब्लड ग्रुपिंग, इट इज बेस्ड ऑन दी प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजेंस A और B। अगर A एंटीजन प्रेजेंट है तो A ब्लड ग्रुप, अगर B एंटीजन RBC के ऊपर प्रेजेंट है तो B ब्लड ग्रुप। वैसे ही अगर A एंटीजन और B एंटीजन दोनों प्रेजेंट है तो वो हमारा AB हो जाएगा। तो क्या हम लोग इसे कोडोमिनेंस बोल सकते हैं? कोडोमिनेंस का केस हो गया ना कि इसमें कोई भी एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव नहीं है, बल्कि दोनों के दोनों डोमिनेट करके एक ब्लड ग्रुप बना रहे हैं, जो कि एक हाइब्रिड ब्लड ग्रुप है, जिसमें दोनों के जो एक्सप्रेशंस है वो दिख रहे हैं, है ना, दोनों के एक्सप्रेशन दिख रहे हैं, A और B दोनों। और लास्ट हमारा आता है O, उसके अंदर कोई भी एंटीजन, जब RBC के ऊपर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा तो हमारा किस में आ जाएगा? O ब्लड ग्रुप में आ जाएगा। तो हमें ये पता चल गया कि RBC के ऊपर जौन सा एंटीजन होगा वही हमारा ब्लड ग्रुप होगा। एंटीबॉडीज क्या होंगी? A के अगेंस्ट में B की होंगी, B के अगेंस्ट में A की होंगी। अब AB अगर दोनों ही एंटीजन प्रेजेंट है तो उनमें तो किसके अगेंस्ट बनेंगी? A और B तो दोनों ही प्रेजेंट है, तो इसमें कोई एंटीबॉडीज नहीं होंगी। तभी हम लोग बोलते हैं कि A और B वाले जो ब्लड ग्रुप वाले होते हैं, दे आर द यूनिवर्सल एक्सेप्टर। यूनिवर्सल एक्सेप्टर है क्योंकि उनके अंदर कोई एंटीबॉडीज बनती नहीं, वो A भी ले सकते हैं, वो B भी ले सकते हैं। O क्या होता है? उसके अंदर कोई एंटीजन उसके ऊपर मौजूद नहीं होता, ना ही एंटीजन A ना ही एंटीजन B, इसलिए उसका ब्लड ग्रुप क्या होता है? O होता है। और इसके अगेंस्ट में जो एंटीबॉडीज बनती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? एंटी A एंड एंटी B। एंड O ब्लड ग्रुप, इट इज नोन एज द यूनिवर्सल डोनर। वो किसी को भी डोनेट कर सकता है ब्लड, क्योंकि उसके ऊपर कोई एंटीजन नहीं होता है। तो हमें ये क्लियर हो गया है चार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। अगर इसकी स्निप लेनी है तो एक स्निप ले लीजिए, क्योंकि इसी से जो है क्वेश्चंस आ जाएंगे कि एंटीजन मतलब ए ब्लड ग्रुप में कौन सी एंटीबॉडीज होती है, क्या O ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीबॉडी एंटीजन कुछ होता है या फिर नहीं। तो इसकी एक स्निप ले लीजिए, जिससे कि आपको जो है अच्छे से रिमेंबर रहे, और लास्ट मोमेंट पर फटाफट जब पेपर के टाइम पे इसे रिवाइज कर लो ब्लड ग्रुप के नाम पे। ठीक है, सो द प्लाज्मा ऑफ एन इंडिविजुअल, इट ऑल्सो कंटेन्स टू एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू द एंटीजेंस, एंटीबॉडी A एंड एंटीबॉडी B, जो कि AB ब्लड ग्रुप के अंदर नहीं होती है। O के अंदर दोनों ही एंटीबॉडीज होती हैं। So during the blood transfusion, the blood of the donor has to be matched with the blood of the recipient to avoid clumping of the RBC। अब जब हम लोग ब्लड डोनेट करने जाते हैं तो हमारा ब्लड ग्रुप पहले चेक होता है ना, हमारे डोनर का भी और रेसिपिएंट का भी। क्यों? क्योंकि अगर A ब्लड ग्रुप वाले ने B को दे दी, B को अपना ब्लड दे दिया, तो क्या होगा? उस B ब्लड ग्रुप वाले के अंदर क्या हो जाएगा? क्लम्पिंग हो जाएंगी, क्लॉट्स बन जाएंगे। तो वो नहीं करना है। A वाले को A में ही देना है, B वाले को B में ही देना है। ठीक है, उसके बाद में O वाला किसी को भी दे सकता है, O वाला किसी को भी दे सकता है, AB वाला किसी से भी रिसीव कर सकता है। सो द ब्लड ग्रुप O कैन बी डोनेटेड टू एनी इंडिविजुअल
with any blood group, so it is called as universal donor. क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता, ना ही ए का ना ही बी का, उस पर दोनों ही एंटीजन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं. The person with the AB blood group, it can receive a blood from any person. जो AB blood group वाला है वो कहीं से भी रिसीव कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर कोई एंटीबॉडीज नहीं होती हैं, कोई भी एंटीबॉडीज नहीं होती है. सो इट इज नोन एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट. तो हमें ये पता चल गया कि यूनिवर्सल डोनर कौन होता है और क्यों होता है, और यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन होता है और क्यों होता है. फिर हमारा आता है RH, जो कि हमें पॉजिटिव और नेगेटिव बताता है. So the RH antigen, it is similar to one present in the rhesus monkey, तभी हम लोग इसे RH का नाम दिया है. It is also observed on the surface of the RBCs. Majority, nearly around 80% of the humans के अंदर ये RBCs के ऊपर भी मौजूद होता है. जो RH एंटीजन है वो RBCs के सरफेस पे भी मौजूद होता है, और इसको जो है किसके अंदर देखा गया था? rhesus monkey के अंदर देखा गया था, तभी हम लोग इसे RH ग्रुपिंग बोलते हैं. So such individuals they are called as RH positive, और जिसके अंदर ये RH एंटीजन नहीं होता उन्हें क्या बोलते हैं? RH नेगेटिव. तो जब ये हमारा RBC के ऊपर RH एंटीजन जब प्रेजेंट होता है तो उसे क्या बोलते हैं? RH पॉजिटिव. और जब वही एंटीजन नहीं होगा, RBC do not have antigen, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? RH नेगेटिव. ठीक है. सो अगर वो एंटीजन प्रेजेंट है तो हमारा ब्लड ग्रुप अगर A B A O जो भी है उस पर आगे पॉजिटिव आ जाएगा, और अगर वो एंटीजन नहीं है तो आगे नेगेटिव आ जाएगा. सो an RH negative person if exposed to RH positive, it will form specific antibodies against the RH antigen. अगर RH नेगेटिव पर्सन को एक्सपोज कर दे RH पॉजिटिव से तो क्या होगा? RH नेगेटिव वाला उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बना लेगा, और RH ग्रुप को भी मैच करना चाहिए बिफोर द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कि A पॉजिटिव और A नेगेटिव इन दोनों का ब्लड कभी भी ट्रांसफ्यूज नहीं करा सकते, क्योंकि अगर RH नेगेटिव वाले को एक्सपोज करा दिया RH पॉजिटिव से तो उसके अंदर क्या बनेंगी? एंटीबॉडीज बनने लग जाएंगी अपनी ही बॉडी के अंदर. सो उसके बाद में हमारी एक कंडीशन आती है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस. इसके अंदर क्या होता है कि इफ द फादर ब्लड इज RH पॉजिटिव, मदर्स ब्लड इज RH नेगेटिव, सो द फीटस ब्लड इट इज RH पॉजिटिव. अगर फादर का RH पॉजिटिव है, मदर का RH नेगेटिव है, तो फीटस का क्या होगा? हमारा RH पॉजिटिव. सो ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड there is a possibility of mother's blood with the fetus blood to develop antibodies in the mother's blood. RH नेगेटिव के अंदर RH पॉजिटिव फीटस है, तो फर्स्ट डिलीवरी के टाइम पे क्या होता है कि इट इज अ पॉसिबिलिटी कि RH नेगेटिव मदर के अंदर RH पॉजिटिव के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बन जाए. फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद में जब नेक्स्ट प्रेगनेंसी होती है, सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी के अंदर क्या होगा? ये जो RH पॉजिटिव के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बनी है ना, एंटीबॉडीज बनी है मदर के ब्लड के अंदर, तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी के अंदर देयर आर चांसेस कि वो जो एंटीबॉडीज हैं RH पॉजिटिव के अगेंस्ट वो ट्रैवल करके फीटस के अंदर चली जाए और RBCs जो है फीटस के डैमेज कर दे. एंड इस केस को हम लोग क्या बोलते हैं? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस. इस केस को हम लोग क्या बोलते हैं? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस. कि जब RH नेगेटिव मदर के अंदर RH पॉजिटिव फीटस होता है तो फर्स्ट डिलीवरी में नहीं इतने कॉम्प्लिकेशन होते, पर सेकंड डिलीवरी के अंदर क्या होता है? जो RH नेगेटिव मदर के अंदर जो एंटीबॉडीज बनती है अगेंस्ट दी RH पॉजिटिव फीटस, वो एंटीबॉडीज जो है फीटस ब्लड में, फीटल ब्लड के अंदर ट्रैवल कर जाती हैं और फीटल RBCs को डिस्ट्रॉय कर देती हैं. सो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस. बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ है, बहुत सालों से आता है और आता रहेगा. MCQ सब्जेक्टिव दोनों के अंदर जो है ये आता ही रहेगा और आया भी है. ठीक है. सो इसके बाद में हम देखते हैं कोआगुलेशन ऑफ द ब्लड कैसे होता है. सो ब्लड इट एग्जिबिट्स द कोआगुलेशन और द क्लॉटिंग इन रिस्पॉन्स टू एन इंजरी और ट्रॉमा. जैसे कि मैंने बताया था कि जब कोई कट लगता है, कोई इंजरी होती है, तो एक पॉइंट तक जो है ब्लड फ्लो कर रहा होता है, वो फ्लो आउट कर रहा होता है, पर एक पॉइंट के बाद जो है वो क्या करता है? वो रुक जाता है, वो क्लॉट हो जाता है. तो उस क्लॉटिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? कोआगुलेशन बोलते हैं. और ये ब्लड के अंदर इनहिबिट इंट्रिंसिक हम लोग बोल सकते हैं एक प्रॉपर्टी होती है जिसके अंदर कोआगुलेशन की या फिर क्लॉटिंग की प्रॉपर्टी होती है. जिसके अंदर ये क्लॉटिंग नहीं होती, क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं होते, वो फिर डिसऑर्डर से सफर कर रहा होता है, जैसे कि हीमोफीलिया. सो दिस मैकेनिज्म टू प्रिवेंट एक्सेसिव ब्लड लॉस फ्रॉम द बॉडी, इट इज नोन एज द कोआगुलेशन ऑफ द ब्लड.
सो कोएगुलेशन के टाइम पे जब क्लॉटिंग हम लोग देखते हैं, हम क्या देखते हैं, डार्क रेडिश ब्राउन स्कम, इट इज फॉर्म्ड एट द साइट ऑफ अ कट और एन इंजरी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हम लोग देखते हैं कि एक रेडिश ब्राउन, डार्क रेड ब्राउन जो है हमारा एक स्कम बन जाता है एट द साइट ऑफ द इंजरी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो ये स्कम क्या होता है, इट इज द क्लॉट और द कोएगुलम। ये स्कम जो बनता है रेड, डार्क रेड ब्राउन का, ये क्या होता है, इट इज बेसिकली अ clot or a coagulum which is formed mainly of a network of threads called the fibrins. Fibrins का बना होता है in which the dead and damaged formed elements of blood they are trapped. Dead and damaged जो formed elements है blood के वो होते हैं। So जो ये clot या फिर coagulum होता है, इसके अंदर क्या होते हैं, fine threads of fibrins होते हैं जिसके अंदर dead and damaged formed elements blood के trap होते हैं। So fibrins, they are formed by the conversion of inactive fibrinogen in the plasma by the enzyme thrombin. क्या हम ये बोल सकते हैं कि फाइब्रिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में जो मौजूद होता है वो किससे होता है, थ्रोम्बिन से एक्टिव होके फाइब्रिन थ्रेड्स बनाता है। ये एक्टिव हो गया। फाइब्रिनोजन जो हमने बोला था ये हमारा इनएक्टिव फॉर्म में था और ये हमारा एक्टिव हो गया, ठीक है। So thrombins in turn they are formed from another inactive substance present in the blood called the prothrombin. जो थ्रोम्बिन इसको एक्टिवेट कर रहा है वो प्रोथ्रोम्बिन से बनता है। थ्रोम्बिन एक्टिव फॉर्म है और प्रोथ्रोम्बिन हमारा इनएक्टिव फॉर्म है। तो ये हम लोग लिख सकते हैं, सो ना एंजाइम कॉम्प्लेक्स थ्रोम्बोकाइनेस इट इज रिक्वायर्ड फॉर दिस रिएक्शन एंड दिस कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड बाय अ सीरीज ऑफ लिंक्ड रिएक्शंस। ये जो फाइब्रिन का बनना होता है ये सीरीज ऑफ रिएक्शन, लिंक्ड रिएक्शन से होता है जिसको हम लोग कैस्केड बोलते हैं, इन्वॉल्विंग अ नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन द इनएक्टिव स्टेट। सो एन इंजरी और अ ट्रॉमा इट स्टिमुलेट्स द प्लेटलेट्स in the blood to release certain factors which activate the mechanism of coagulation and calcium ions they also play a role in the clotting. So ये हमारा जो है प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन थ्रोम्बोकाइनेस से होता है। तो ये जो है हमारा सीरीज ऑफ रिएक्शन से क्या होता है, एक क्लॉट बनता है या फिर कोआगुलम बनता है और ये सीरीज ऑफ रिएक्शन जो है आपस में कनेक्टेड होते हैं, और ये क्या होता है, कैस्केड प्रोसेस होता है। सो जैसे ही कोई इंजरी या फिर कोई भी ट्रॉमा होता है तो उसके रिस्पॉन्स में बॉडी जो है प्लेटलेट्स को निकालती है और सर्टेन फैक्टर्स को भी निकालती है। इसके साथ साथ में कैल्शियम आयंस जो है दे ऑल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द क्लॉटिंग। सो उसके बाद में हमारा आता है लिम्फ क्या होता है, ब्लड के बारे में हमने देख लिया, ब्लड ग्रुपिंग क्या होता है, उसके फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या होते हैं, उसका प्लाज्मा क्या होता है। अब बारी आती है लिम्फ की। तो लिम्फ क्या होता है, लिम्फ इज द ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ द ब्लड थ्रू द कैपिलरी सम वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस दे मूव आउट इन द स्पेसेस ऑफ द सेल्स ऑफ द टिश्यूज। और इस फ्लूइड को जो कि मूव आउट होता है, वाटर सॉल्युबल फ्लूइड जो कि मूव आउट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं। इंटरस्टिशियल फ्लूइड या फिर टिश्यू फ्लूइड इसे बोलते हैं। सो क्या होता है कि जब ब्लड फ्लो कर रहा है तो कुछ वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस साथ में से निकल के इंटरसेलुलर स्पेसेस के अंदर चले जाते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड या फिर टिश्यू फ्लूइड या फिर लिम्फ। तो लिम्फ जो है सिमिलर होता है ब्लड के, पर उसके अंदर बहुत कम जो होते हैं ब्लड प्रोटीन्स होते हैं, थोड़ा कम कैल्शियम और फॉस्फोरस होता है और ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है, हाई ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन होती है, प्रोटीन्स कम होते हैं, कैल्शियम कम होता है, फॉस्फोरस कम होता है। So lymph क्या होता है, it is a colorless fluid having specialized lymphocytes that provide immune response to the body. So the main function of the lymph, it is to provide immunity, carry proteins and fats and transport oxygen, food materials, hormones and etc. तो चलिए एक बारी देख लेते हैं कि आज की क्लास के अंदर हमने क्या क्या देखा है। हमने देखा कि सबसे पहले ब्लड क्या होता है, लिम्फ क्या होता है, ब्लड की क्लासिफिकेशन क्या होती है, इट इज डिवाइडेड इनटू फॉर्म्ड एलिमेंट्स एंड प्लाज्मा। फॉर्म्ड एलिमेंट्स के अंदर एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, सबसे पहले हमने प्लाज्मा का देखा। प्लाज्मा स्ट्रॉक कलर्ड लिक्विड होता है जिसके अंदर क्या होता है, फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा कि फॉर्म्ड एलिमेंट्स के अंदर अंदर आते हैं सबसे पहले आरबीसीज आते हैं जिसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, सबसे ज्यादा लाइफ स्पैन इनका होता है, सबसे ज्यादा अमाउंट में यही प्रेजेंट होते हैं। फिर हमारे आते हैं ल्यूकोसाइट्स या फिर डब्ल्यूबीसीज जिनको हम लोग बोलते हैं, ये कलरलेस होते हैं क्योंकि इनके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होता है। इसके कितने टाइप होते हैं, ए ग्रैनुलोसाइट्स एंड ग्रैनुलोसाइट्स। तो ये चार्ट था, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल, और मोनोसाइट और लिम्फोसाइट्स जो है एक में आते हैं।
ठीक है। सो लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स जो है हमारे ए ग्रैनुलोसाइट्स और बाकी एओसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल हमारे ग्रैनुलोसाइट्स है। फिर हमारा आता है प्लेटलेट्स जो कि हमारे थ्रोम्बोसाइट्स जो कि कोएगुलेशन ऑफ हेल्प में कोएगुलेशन ऑफ ब्लड में हेल्प करते हैं। देन उसके बाद में हमारे आते हैं ब्लड ग्रुप्स, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग एंड आरएच ब्लड ग्रुपिंग के हमने बारे में देखा। देन उसके बाद में हमने उसी के अंदर देखा इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। फिर हमने देखा कि कोएगुलेशन ऑफ द ब्लड कैसे होता है और लिम्फ क्या होता है। तो चलिए इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देन क्वेश्चन 1, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट कॉजेज द कोएगुलेशन इफ इंट्रोड्यूस्ड टू द ब्लड स्ट्रीम? कौन सा इनमें से जो है कोएगुलेशन करता है? ए फाइब्रिनोजन, बी प्रोथ्रोम्बिन, सी हेपारिन या फिर डी थ्रोम्बोप्लास्टिन। इनमें से कौन सा जो है ब्लड कोएगुलेशन करता है अगर उसे ब्लड स्ट्रीम के अंदर एक्सपोज किया जाए? अगर उसे ब्लड स्ट्रीम के अंदर एक्सपोज किया जाए कौन सा जो है ब्लड कोएगुलेशन करेगा? ब्लड कोएगुलेशन कौन करेगा? ऑप्शन डी थ्रोम्बोप्लास्टिन। ऑप्शन डी थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो ब्लड कोएगुलेशन करेगा उसे अगर ब्लड स्ट्रीम के अंदर छोड़ा जाए तो, क्योंकि फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, हेपारिन ये सारे के सारे इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। ये सारे के सारे इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी किधर जाके मरते हैं? ए स्प्लीन, बी लिवर, सी स्टमक या फिर डी पैनक्रियास। तो जब हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी की बात कर रहे हैं तो आरबीसी का जन्म कहां से होता है? बोन मैरो से। और वो मरते कहां पे हैं? स्प्लीन। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, स्प्लीन ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ल्यूकोसाइट्स रिलीज हेपारिन एंड हिस्टामिन इनटू द ब्लड? कौन से ल्यूकोसाइट्स हेपारिन और हिस्टामिन रिलीज करते हैं? ए बेसोफिल, बी न्यूट्रोफिल, सी मोनोसाइट या फिर डी लिम्फोसाइट। हिस्टामिन और हेपारिन किसके रिस्पॉन्स में आता है? इन्फ्लेमेशन। अब इनमें से कौन सा जो हमारा ल्यूकोसाइट है वो इन्फ्लेमेशन को मीडिएट करता है? ऑप्शन ए बेसोफिल। ऑप्शन ए बेसोफिल है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेक्स ब्लड क्लॉटिंग पॉसिबल? प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन, लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा। बहुत इजी है, बहुत इजी है। किसकी वजह से हमारा जो है ब्लड क्लॉटिंग होता है? ऑप्शन ए प्लेटलेट्स या फिर थ्रोम्बोसाइट्स। अगर थ्रोम्बोसाइट्स दिया होता तो वो भी हो जाता, थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है। Last question, which of the following is not the function of WBC? They fight against bacteria, they guard against infection, they carry oxygen, they attack pathogen. इनमें से कौन सा जो है फंक्शन नहीं है WBC का? WBC बेसिकली इम्यून सिस्टम को ये लोग प्रोटेक्ट करते हैं। तो मतलब बैक्टीरिया के अगेंस्ट भी फाइट करेंगे, इन्फेक्शन के अगेंस्ट भी, पैथोजेंस को भी अटैक करेंगे, बट ऑक्सीजन कौन कैरी करता है? हमारा आरबीसी करते हैं। तो ये इसका फंक्शन नहीं है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ऑप्शन सी है ना। तो बच्चों ये था हमारा ब्लड एंड लिम्फ के बारे में। अगले लेसन के अंदर, अगले लेक्चर के अंदर हम लोग करने जा रहे हैं सर्कुलेटरी पाथवेज के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है अड्डा 24/7 स्कूल के चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।